नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज़ बी ऑन स्टैंड बाय। मेरा यूट्यूब ऑन है, आपका यूट्यूब ऑन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स, सब पर कमेंट करिए और बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। लेकिन पहले खबर देख लीजिए। आज युद्ध के 35वें दिन ईरान ने सुपर पावर अमेरिका को बैकफुट पर कर दिया है। ईरान का दावा है कि आज उसने अमेरिका के F-35 जेट को मार गिराया। हालांकि एक्सियोस का कहना है, एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, डिजिटल पब्लिकेशन है, कि F-35 नहीं F-15E जेट को नुकसान हुआ है। तस्नीम न्यूज ने तो यह भी खबर दी है कि 2 अमेरिकी पायलट्स को ईरान ने पकड़ लिया है। और खुद को मानवाधिकारों का चैंपियन बताने वाला अमेरिका ईरान के स्टील प्लांट, स्कूल और ब्रिजेस पर बम गिरा रहा है, युद्ध के सारे नियम तोड़ रहा है। दुनिया के 100 कानूनविदों ने इसे यूएन चार्टर का उल्लंघन बताया है। इस युद्ध में एक सवाल आज खूब ट्रेंड कर रहा है, ट्रंप ने अपनी ही आर्मी पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों किए? सेना प्रमुख समेत 3 टॉप अधिकारियों को जबरन रिटायर क्यों करवा दिया? बात पाकिस्तान की भी होगी। तेल की बढ़ती कीमतों के बीच कंगाली में पाकिस्तान का आटा गीला हो चुका है। वहां पेट्रोल 450 रुपए पाकिस्तानी रुपए और डीजल बल्कि 500 रुपए के पार होने से हाहाकार है। देश की खबरों में जानेंगे कि राघव चड्ढा ने आज संसद के बाहर से खड़े होकर यह क्यों कहा कि मुझे खामोश किया गया लेकिन मैं हारा नहीं हूं। उन्हें किसने खामोश किया? और भगवंत मान ने क्यों कहा कि राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं? और अंत में माउंट एवरेस्ट स्कैम वाली फाइल, एवरेस्ट पर मिलावटी खाना, लूट का हेलीकॉप्टर नेटवर्क डिकोड करेंगे। लेकिन पहले युद्ध में आज के दिन का विध्वंसक ट्रेलर देखा आपने, क्या हालात हैं। लेकिन यह ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम आप सभी लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले आप देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको। युद्ध के 35वें दिन इजराइल और अमेरिका दोनों पर ईरान भारी पड़ता दिखा। शायद यही वजह है जो उसने यूएसएस जेरार्ड फोर्ड को अर्जेंट मरम्मत करवाकर वापस जंग के मैदान में भेजने का फैसला किया है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, तुरंत मुझे बताइए हर सोशल मीडिया पर जहां पर आप यह देख रहे हैं, कि क्या ईरान अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ रहा है? यह मेरा सवाल है आपसे। तुरंत फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर एक पर जरा कमेंट करें और मैं तुरंत बताऊंगा आप लोगों का क्या कहना है। लेकिन युद्ध के 35वें दिन ईरान के आसमान से जो खबर आई है उसने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। वो खबर जिसने दुनिया में अमेरिका के सुपर पावर छवि को गहरी चोट पहुंचाई है। खबर यह है कि ईरान ने इस युद्ध में दूसरी बार अमेरिका के सबसे एडवांस्ड, सबसे घातक, सबसे महंगे स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को मार गिराने का दावा किया है। यह ईरान का कहना है। हालांकि आज शाम को एक्सियोस के हवाले से दावा किया गया कि यह F-35 नहीं F-15E जेट था, जिसके 2 पायलट मिसिंग हैं। यानी दोनों के अलग अलग दावे हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले व्हाइट हाउस ने ईरान में विमान गिरने की पुष्टि की है। कहा ईरान ने अमेरिकी लड़ाकू विमान मार गिराया। कौन सा मार गिराया यह नहीं बताया, लेकिन ट्रंप को विमान गिराए जाने की जानकारी दी गई है। कई लोग मुझे यहां पर मैसेज लिख रहे हैं, जिसमें से सुब्रता दास ने कहा 100% भारी पड़ रहा है ईरान। जी बिल्कुल भारी पड़ रहा है। रजनीश दुबे ने कहा है, प्रेम शुक्ला कह रहे हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका पर युद्ध में भारी पड़ रहा है। सभी लोगों की यह राय है कि ईरान अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ रहा है। कई लोग यहां पर, आप तुरंत मैसेज करते रहिए। लेकिन F-35 की बात, किसका दावा सही है किसका गलत है ये बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी ये पिक्चर साफ है कि ईरान अमेरिका के हाईटेक और एडवांस लड़ाकू और दूसरे सैन्य विमानों का शिकार कर रहा है। ईरान के खत्म अल अंबिया मुख्यालय के प्रवक्ता के अनुसार सेंट्रल ईरान के क्षेत्र में ईरान के एरोस्पेस फोर्स ने अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को मार गिराया। F-35 लाइटनिंग 2 को ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाया। यह फाइटर जेट ब्रिटेन में रॉयल एयरफोर्स लेकिन हीथ से जुड़े एक स्क्वाड्रन का हिस्सा था। लेकिन इस विमान को ईरानी मिसाइल ने आसमान में नष्ट कर दिया। मेहर न्यूज का कहना है कि टकराते समय और क्रैश के दौरान विमान में जबरदस्त धमाका हुआ, लिहाजा इस बात की संभावना कमी है कि इसका पायलट इजेक्ट हो पाया होगा। हालांकि एक्सियोस ने शाम को रिपोर्ट दी है कि वो F-35 नहीं बल्कि F-15E फाइटर जेट था, जिसके 2 पायलट ईरान में इस वक्त मिसिंग बताए जा रहे हैं। लेकिन ईरान की IRGC ने उस विमान को F-35 बताते हुए मलबे की तस्वीरें तक जारी कर दी हैं, यहां पर जो आपकी स्क्रीन पर है। और इस एक्शन से दुनिया में अमेरिकी F-35 वाले दबदबे को चैलेंज कर दिया है। अगर ईरानी दावा सही साबित होता है तो इस युद्ध में ऐसा दूसरी बार होगा। 3 अप्रैल से पहले 20 मार्च को भी ईरानी सेना ने एक ऐसे ही अमेरिकी F-35 को हिट करने का दावा किया था। समय
उस समय F-35 जेट ईरान के आसमान में ऑफ कोर्स मिशन पर था, लेकिन हिट होते ही उसे खाड़ी में अमेरिकी बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। सेंट्रल कमांड ने तब ईरानी हमले के दावे से इनकार किया था, लेकिन CNN ने 2 सूत्रों के हवाले से बताया था कि उस विमान पर ईरान की तरफ से हमला हुआ था। F-35 अमेरिका का सबसे एडवांस्ड 5वीं पीढ़ी का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। दुश्मन के रेडार से बचकर हमला करने में सक्षम है। इसकी कीमत वेरिएंट के अनुसार अलग अलग है। सबसे सस्ता F-35A है, इसकी कीमत करीब 875 करोड़ रुपए है, जबकि सबसे महंगा F-35B है, इसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। बड़ी बात यह है कि इसका शिकार तुलनात्मक रूप से ईरान के बेहद सस्ते एयर डिफेंस ने किया है। अब आपको सुनाते हैं ट्रंप का 28 मार्च का दिया गया वो पुराना बयान, जिसमें वो F-35 की शक्ति का बखान करते नहीं थक रहे थे। वो F-35 को बेजोड़ और युद्ध में गेम चेंजर बताकर इसे सऊदी को बेचने की बात कर रहे थे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ईरान में अमेरिका के 2 फाइटर पायलट लापता। बड़ी खबर, हरक्यूलिस 130 और ब्लैक हॉक से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ये देखिए, फाइटर पायलट हमारे कब्जे में है, ये ईरान का दावा है। IRGC खोजी अभियान में यूएस के साथ इजराइल और ये ईरानी टीवी ने कहा है पायलटों की तलाश अब में अमेरिका बेबस है। ईरानी टीवी ने यह भी कहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और मैं आपसे लगातार एक सवाल पूछ रहा हूं। युद्ध के 35वें दिन क्या ईरान अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ रहा है? ये देखिए जरा आप, जो मेरे पास जवाब आ रहे हैं। असलम पनवार कह रहे हैं कि सब देश अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं। BS चौहान जी कह रहे हैं यस अमेरिका हार गया है, विनर ईरान है। ये लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। और जियाउल भाटी जो है वो पाकिस्तान से लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई वॉच ऑल योर प्रोग्राम। पाकिस्तान में तो पेट्रोल की कीमत 450 के ऊपर हो गई है। ये देखिए जरा, परेशान है लोग पाकिस्तान के जो हमारा शो देख रहे हैं। खैर, ये खबर हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। लेकिन F-35 सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, ये अमेरिका के घमंड का प्रतीक है। अमेरिका इसे अदृश्य जेट बताता है। स्टेल्थ है ना, ये 5वीं पीढ़ी का आधुनिक जेट है। स्टेल्थ तकनीक वाला फाइटर जेट है। रेडार के लिए इसको पकड़ना मुश्किल है। F-35 की रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर इंजन इसमें है। ये 910 किलो के 6 बम ले जाने में सक्षम है। आपको यह भी बता दें कि ईरान ने अब तक और कौन कौन से अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया। ध्यान से देखिए, ईरान ने अब तक के युद्ध में 4 F-15 फाइटर जेट गिराने का दावा किया है। 3 कुवैत में और तेहरान में, एक तेहरान में गिराए गए हैं। 2 F-16 फाइटर जेट गिराने का दावा किया गया है। 1 F-18 फाइटर जेट गिराने का दावा किया गया है ईरान की ओर से। यह बहुत बड़ा दावा है। सोचिए, ईरान लगातार ओवर पावर कर रहा है अमेरिका को। यह वही ट्रंप है जो भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद यह दावा करते नहीं थकते थे कि वो बीच में ना पड़े तो दोनों तरफ से कई फाइटर जेट गिराए जा चुके थे। ट्रंप कभी कहते थे कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में 6 लड़ाकू विमान गिरे, कभी कहते थे 8 गिरे, कभी ये संख्या 11 बताई। लेकिन अब जब खुद अमेरिका का विमान ईरान के आसमान से जमीन पर गिर रहा है तो वो खामोश है। ये चुप्पी इसलिए भी है क्योंकि ईरान सिर्फ अमेरिकी फाइटर जेट्स का ही शिकार नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरे सैन्य वाहन भी उसके निशाने पर हैं। इस युद्ध में अब तक 15 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा है। यह नुकसान 4000 करोड़ रुपए का है। 4 F-15 जेट मार गिराने का दावा है, जिसका नुकसान करीब 3600 करोड़ रुपए है। 1 KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर नष्ट किया है, एक की कीमत 370 करोड़ रुपए है। यह नुकसान दुनिया को भी दिखाई दे रहा है, जबकि ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरान की नौसेना को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। ईरान ने तो इनका एवैक सिस्टम भी उड़ा दिया, ईस्ट सेंट्री एयरक्राफ्ट भी उड़ा दिया। ईरान की वायुसेना उन्होंने तबाह कर दिया, ये ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। ये दावे में कितना दम है? देखिए, अब आपको मैं बता दूं, बहुत सारे कमेंट्स इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं। नदीम अली जी हमारे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान से। वो बोल रहे हैं मेरा नाम नदीम है सर। नदीम, मैं पाकिस्तान से हूं। आपकी न्यूज़ 99% करेक्ट होती है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप कमेंट करिए। मेरा सवाल आपसे, 35वें दिन क्या ईरान, इजराइल और अमेरिका पे भारी पड़ रहा है? कई सारे लोग यूजर T5 कह रहे हैं कि ये कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। फिर रजनीश जी ने कहा है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था। फिर अमेरिका इजराइल
हितेश राजपाल जी कह रहे हैं अमेरिका और इजराइल की हालत बहुत खराब है, ईरान जीत रहा है। ये किसान मंडल जी कह रहे हैं, उनका ये हैंडल है किसान मंडल 999। आप कमेंट करते रहिए, मैं आपके यूट्यूब पर कमेंट्स पढ़ता रहूंगा। ट्रंप ने ईरानी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया कई बार, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में पता क्या चला है, ये देखिए आप जरा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हजारों ड्रोन और कोस्टल मिसाइल अब भी एक्टिव हैं। करीब 50% मिसाइल लॉन्चर अब भी ऑपरेशनल होने का दावा किया गया है। ईरान के पास चैनल नेटवर्क से हमले जारी रखने की क्षमता बाकी है। हजारों ड्रोन और बड़ी संख्या में कोस्टल क्रूज मिसाइलें सुरक्षित हैं। ईरान की नौसेना के पास सैकड़ों छोटी बोट्स अब भी मौजूद हैं। 12,300 से ज्यादा ईरानी टारगेट्स पर हमलों के बाद भी खतरा बरकरार है। ये ईरान की रेजिस्टेंस है, ये उनकी रेजिलियंस है। ट्रंप के लिए बड़ा झटका तो यह है कि ईरान युद्ध के 35वें दिन भी जोरदार हमले कर रहा है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से जवाब भी भरपूर दिया जा रहा है। तो मैंने आपसे जो सवाल पूछा था, उसका सवाल का जवाब कई लोग यहां पर दे रहे हैं। अहद गेमिंग जो कह रहे हैं पाकिस्तान से हैं, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान सर, वो कह रहे हैं अमेरिका अब अपने जेट्स की गिनती करे कि कितने गिर गए हैं। ईरान जीतेगा, सलमान खान ये कह रहे हैं। इसके अलावा कई सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप प्रशांत जी हैं, प्रशांत छोले इनका नाम है, वो कह रहे हैं कि इजराइल जीतेगा। लेकिन अब मेरा आपसे एक अगला सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब सवाल है और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कमेंट करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, मैं आपके कमेंट्स पढ़ के बताऊंगा। क्या अमेरिका इस युद्ध में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है? क्या अमेरिका मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है? 35 दिन के बाद यह लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर जाती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने मानवता का मर्डर तो जंग की शुरुआत में ही कर दिया था, जब सुप्रीम लीडर के ऊपर हमला किया था, वो भी बिना बताए, बिना वार्निंग के। ये एक नया ट्रेंड बन गया वेनेजुएला के बाद। अब युद्ध के सारे नियम भूलकर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। ये वही अमेरिका है जो मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर दूसरे देशों को भर भर कर ज्ञान देता है, अलग अलग देशों के खिलाफ ऐसे बिंदुओं पर सैंक्शंस लगाता है, लेकिन जैसे ही उसकी बारी आती है तो वो लाइन क्रॉस करते हुए युद्ध प्रेमी बन जाता है और लोगों के खून का प्यासा हो जाता है। इसकी गवाही ईरान से आई है और ये तस्वीर है इसकी गवाही। ध्यान से देखिए। कल अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर तेहरान को कराज से जोड़ने वाले B1 ब्रिज को उड़ा दिया। ये ईरान का सबसे ऊंचा ब्रिज था। ये पश्चिम एशिया का सबसे ऊंचा पुल है, जिसके 2 हिस्से हो गए। 2 बार इस ब्रिज को टारगेट किया गया है। कराज ब्रिज पर हुए पहले हमले में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 95 घायल हुए। इस अटैक में पुल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। 1 घंटे बाद इस ब्रिज पर दूसरा अटैक हुआ। उस वक्त रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद थी। पश्चिम एशिया का यह सबसे ऊंचा पुल ईरान के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं था। ईरान के नजरिए से यह व्यापार और ट्रांसपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण था। कराज ब्रिज ईरान की इंजीनियरिंग क्षमता का भी प्रतीक था, जिसे बनाने में 3300 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ट्रंप ने कराज ब्रिज पर हुए हमले का वीडियो पोस्ट किया ट्रुथ सोशल पर। उन्होंने लिखा है कि ईरान का सबसे बड़ा पुल गिरकर ढेर हो गया। यह देखिए जरा, अब इस पुल का इस्तेमाल कभी नहीं हो पाएगा। ईरान में अभी तो बहुत कुछ तबाह होना बाकी है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उन्हें समझौता कर लेना चाहिए। सबसे मजबूत अमेरिकी सेना ने अभी कुछ हिस्सों को तबाह करना शुरू भी नहीं किया है। अगर ईरान नहीं माना तो अगला नंबर पुलों और फिर पावर प्लांट्स का है। मैं आपको बता दूं, इस युद्ध की शुरुआत में न सिर्फ सुप्रीम लीडर के ऊपर हमला किया गया, बल्कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि 2 स्कूल के ऊपर भी टारगेट किया गया और ऐसे विजुअल्स भी आए जहां पर कई बच्चों की मौत हो गई। ट्रंप का मकसद ऐसे हमलों और धमकियों से ईरान को सरेंडर करने के लिए मजबूर करना है, लेकिन ईरान ने इरादे साफ कर दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, या आई कोट, पुलों पर ऐसा हमला इसे सरेंडर नहीं करा सकता। यह हमारी हार नहीं, अमेरिका के बुरे हाल को दिखाता है। इससे पता चलता है कि दुश्मन का नैतिक पतन हो चुका है। हम हर पुल और इमारत को मजबूती से फिर बनाएंगे, लेकिन एक चीज जो कभी दोबारा ठीक नहीं हो पाएगी वो है अमेरिका की प्रतिष्ठा को हुआ नुकसान, यानी अमेरिका की खोई हुई साख कभी नहीं लौटेगी। अमेरिका और इजराइल के इस हमले से ईरान तिलमिलाया हुआ है। वहां के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी होगी, यानी अब सरप्राइज देने की बारी ईरान की है, बल्कि सरप्राइज देना शुरू कर चुका है। ईरान ने बमबारी की है, जबरदस्त, पूरे मिडिल ईस्ट में
बमबारी को 24 घंटे भी नहीं बीते कि ईरान ने बदले की लिस्ट जारी करती है। बमबारी और बदले की लिस्ट, जिसमें 8 ब्रिज को टारगेट करने की धमकी दी गई है। ईरान के टारगेट पर कुवैत, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन के अहम ब्रिज हैं। ये वो पुल हैं जो अगर ध्वस्त हो गए तो अमेरिका को मिलने वाली लॉजिस्टिकल सप्लाई कट सकती है। पश्चिम एशिया में उसके पास बैकअप का रास्ता नहीं बचेगा। सोचिए, अगर ईरान ने, सोचिए 2 मिनट सोचिए, अगर ईरान ने सऊदी से रेड सी की तरफ जाने वाली फ्यूल पाइपलाइन पर अटैक कर दिया तो सोचिए। ईरान का पहला लक्ष्य कुवैत का शेख जबार अल अहमद अल सबा ब्रिज। 36 किलोमीटर का यह पुल उत्तर कुवैत की लाइफलाइन है। दूसरा टारगेट किंग फहद कॉजवे ब्रिज, जो सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ता है। बहरीन अमेरिका का 5वां बेड़ा, इस पर काफी निर्भर है। तीसरे नंबर पर है यूएई। ईरान की लिस्ट में यहां के 3 पुल हैं, पहला शेख जायद ब्रिज, दूसरा अल मक्ता ब्रिज और तीसरा शेख खलीफा ब्रिज। हमला हुआ तो अबू धाबी आइलैंड के सभी लिंक खत्म हो जाएंगे। ईरान की लिस्ट में जॉर्डन का भी नाम है, यहां के भी 3 पुल टारगेट पर हैं। किंग हुसैन ब्रिज, जो जॉर्डन और वेस्ट बैंक का मुख्य रास्ता है। दामिया ब्रिज, ये जॉर्डन की सेकेंडरी क्रॉसिंग है जिसके जरिए व्यापार होता है। और ऑब्दोन ब्रिज, जो अम्मान का सेंट्रल ट्रैफिक आर्टरी माना जाता है। मतलब ट्रैफिक सामान्य बनाए रखने में इससे काफी मदद मिलती है। कुल मिलाकर ईरान के बदले की आग में इन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ध्वस्त होना तय माना जा रहा है। ध्यान से देखिएगा ये रिपोर्ट। कई कमेंट आ रहे हैं। अनुराग शुक्ला कह रहे हैं ये सब चीजें सजेस्ट करती हैं कि बहुत तेजी से चीजों का पतन हो रहा है। यहां पर बहुत सारे कमेंट लोग आ रहे हैं। जब तक अमेरिका पर ये थोड़ा सा मुझे लगता है आपत्तिजनक कमेंट है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। यहां पर एक सज्जन ये भी लिख रहे हैं कि ट्रंप को महाभारत से सीख लेनी चाहिए। एक सज्जन ये लिख रहे हैं। खैर, कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा एक सवाल, मेरा सवाल यह है कि क्या अमेरिका ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है? इस पर आप सबकी क्या राय है? अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मुझे कमेंट करके बताएं। प्रशांत लिख रहे हैं ट्रंप महाभारत के धृतराष्ट्र के समान है। अलग अलग लोग कमेंट लिख रहे हैं। अभी मैं YouTube के कमेंट्स पढ़ रहा हूं। खैर, अब तक इस युद्ध में IRGC के सैन्य ठिकाने, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड और कंट्रोल सेंटर, मिसाइल लॉन्च पैड तबाह किए गए। लेकिन अब अमेरिका ईरान के ब्रिज, पावर प्लांट, तेल रिफाइनरी और डेटा सेंटर्स को निशाना बना रहा है। यहां तक कि अस्पतालों पर भी हमला हो रहा है। सोचिए जरा, अमेरिकी बुद्धिजीवी ऐसी संस्थाओं में बैठे हैं जो पूरी दुनिया को बताते हैं, ज्ञान देते हैं कि मानवाधिकारों के लिए क्या करना चाहिए। सोचिए, वो शांति की बात करते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो लक्ष्मण रेखा भूल जाते हैं। बच्चियों के स्कूल पर हमला करते हैं, पुल गिरा देते हैं, अस्पतालों को ध्वस्त कर देते हैं। इससे बड़ा डबल स्टैंडर्ड कोई हो नहीं सकता है। इसके लिए ट्रंप सहित पूरी अमेरिकी व्यवस्था को धूर्तता का नोबेल जरूर मिलना चाहिए। तो क्या यह माना जाए कि युद्ध प्रेमी अमेरिका इस दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अपराधी है? अमेरिका की वॉर मॉन्गरिंग छवि बनती जा रही है। दुनिया में अमेरिकी दादागिरी की काफी चर्चा है। 100 अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों ने माना है कि ईरान में यूएस का हमला संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। उन्होंने ईरान पर हमले को युद्ध अपराध बताया है। सवाल यह है कि आखिर कब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अपराध पर पर्दा डालता रहेगा? अमेरिका के अपराध पर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिस मकसद से यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना, वो पूरा क्यों नहीं हो पा रहा? हालांकि इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। अब तो इसके ऊपर बात करने में भी बड़े अजीब से लगता है। हमने यूक्रेन वॉर देखा, हमने गाजा देखा, क्या कहेंगे आप? अमेरिका अपनी मर्जी से जिस पर चाहे उस पर बम गिराता रहता है और यूएन मौन धारण किया रहता है। अमेरिका पर युद्ध अपराधी होने के आरोप यूं ही नहीं लग रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जो फैक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कराज ब्रिज पर हमला करके उसे नष्ट किया। मिनाब शहर में स्कूल पर हमला किया, 175 से ज्यादा बच्चे और शिक्षक मारे गए। अस्पतालों और मेडिकल फैसिलिटी पर जो अटैक कर रहा है वो। इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर हमला किया। अब तक 600 से ज्यादा स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर्स नष्ट किए हैं। अलग अलग नागरिक इलाकों में जानबूझकर हमला किया है, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कई रिफाइनरीज और स्टोरेज साइट्स पर टारगेट किया गया है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक चीज तो आप सभी लोग भूल ही रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों ने अपनी खुली चिट्ठी में अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए। ओपन लेटर में यूएस इजराइल के हमले को बिना उकसावे की कार्रवाई माना गया है।
इसे यूएन चार्टर 2.4 का सीधा उल्लंघन बताया गया है। ट्रंप और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बयानों को ह्यूमन राइट्स लॉ का उल्लंघन बताया गया है। चिट्ठी में मिनाब शहर के गर्ल्स स्कूल पर हुए हमले का भी जिक्र है। ट्रंप के पावर प्लांट पर हमले की धमकी को भी चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है। चिट्ठी में हार्वर्ड, येल यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा पूर्व सरकारी कानूनी सलाहकार और सैन्य कानून विशेषज्ञ के साइन हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध के नियम बनाए गए जिनका उल्लंघन अपराध माना जाता है। युद्ध का नियम कहता है कि हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों और लड़ाकों पर होना चाहिए। नागरिकों या संपत्तियों पर हमले को अवैध माना गया है। अस्पतालों, धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक स्मारकों पर हमला गैर कानूनी है। जहरीली या रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में अपराध माना जाता है। नागरिकों को बंधक बनाना या यातना देना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। युद्ध बंदियों को मारना या अमानवीय व्यवहार करना भी इसी कैटेगरी में आता है। मैं आपके सामने एक फैक्ट रख रहा हूं, ये सारी चीजें गाजा में हुई हैं। उसके बाद क्या होता है? नेतन्याहू को रेड कार्पेट वेलकम दिया जाता है, वो अमेरिकन सेनेट को एड्रेस करते हैं। यही कुछ यूक्रेन में भी हो रहा था। कानून में युद्ध अपराध की सजा और जवाबदेही दोनों तय कर दी गई। आदेश देने वाला और उसे लागू करने वाला दोनों जिम्मेदार माना जाता है। उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलता है। युद्ध अपराधों के लिए मुकदमे की कोई समय सीमा नहीं है। दोषी होने पर अधिकतम 30 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। नरसंहार के मामले उम्र कैद तक का प्रावधान है। अब एक वो बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्रिस्टीना मानपोर सीएनएन की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा है कि उनकी कई कॉन्टैक्ट से जो बातचीत हुई उसमें ऐसा लग रहा है जैसे नेतन्याहू जो कुछ भी कर रहे हैं वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस होकर कर रहे हैं। और कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप जो कर रहे हैं उसके बाद एप्स्टीन फाइल्स की तो चर्चा ही नहीं हो रही है। खैर, आप समझ गए होंगे। सोचिए, अब एक सरकाज़म किसी ने लिखा है, अनुराग शुक्ला लिखते हैं, यह अमेरिका कर रहा है इसलिए मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है, यहां कोई और देश होता तब उल्लंघन माना जाता। सोचिए जरा, ये लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं इस वक्त। ट्रंप पॉलिसी टुडे, रिवर्सल टुमारो, जियोपॉलिटिक्स शुडंट फील लाइक अ गेसिंग गेम, SS8352 ये कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पर। आप लोगों के जितने भी कमेंट्स हैं मैं लगातार इसको पढ़ के सुना रहा हूं, प्लीज बी विद मी यहां पर। वैसे इस ईरान युद्ध में होर्मुज स्ट्रेट वाला चैप्टर भी काफी ट्रेंड कर रहा है। दुनिया में तेल की सप्लाई रुकी हुई है, इसे लेकर यूनाइटेड नेशंस में बहरीन के उस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी तय हुई है जिसमें अरब सागर में सेना के इस्तेमाल की बात कही गई है, यानी कि फोर्स का इस्तेमाल होर्मुज स्ट्रेट में, जिससे कि होर्मुज स्ट्रेट खुल सके। अब चीन रूस ने इस मामले में वीटो लगाकर सारा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, इसमें फ्रांस ने खुलकर अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। फ्रांस नेटो का हिस्सा होने के बावजूद इस प्रस्ताव के खिलाफ हो गया है। कल वो मैक्रों का मजाक उड़ा रहे थे, अब इसे समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बहरीन के उस प्रस्ताव पर मतदान करने वाला था जिसका उद्देश्य होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने की बात की गई थी। इसमें पहला था वाणिज्य जहाजों की सुरक्षा, दूसरा होर्मुज स्ट्रेट में सैन्य तैनाती, तीसरा जरूरत पड़ने पर सैन्य एक्शन। यानी बहरीन ने इस प्रस्ताव में साफ कहा था कि सेना भेजो और रास्ता खुलवाओ। अमेरिका इसके समर्थन में था, ब्रिटेन ने इसका समर्थन किया, खाड़ी देशों ने भी बहरीन के प्रस्ताव में सपोर्ट किया। लेकिन ईरान के सहयोगी रूस ने इसमें वीटो लगा दिया, चीन ने भी वीटो लगा दिया। लेकिन नेटो देश फ्रांस ने चौंका दिया। ईरान युद्ध में अमेरिकी समर्थन के खिलाफ फ्रांस ने भी इसमें वीटो लगा दिया। यानी फ्रांस बहरीन के इस प्रस्ताव के खिलाफ खड़ा हो गया है। फ्रांस लंबे समय से ये लाइन लेता रहा है कि पश्चिम एशिया में सैन्य दखल हालात और बिगाड़ सकता है। फ्रांस को डर है कि अगर होर्मुज में सेना उतारी गई तो यह युद्ध और भी विकराल रूप ले सकता है। भले ही अमेरिका और फ्रांस सहयोगी हो, लेकिन फ्रांस कई बार फॉलोअर नहीं बनता है। इसके अलावा वो ईरान के साथ भी कूटनीतिक बैलेंस बनाए रखना चाहता है। वैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहले भी कह चुके हैं कि फ्रांस नेटो के खिलाफ नहीं है बल्कि युद्ध के खिलाफ है। नेटो एक डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रेसिव नहीं है। वो अटैक नहीं करेंगे, वो डिफेंस करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। लेकिन यहां पर एग्रेसर कौन है? ये युद्ध शुरू किसने किया? सोचिए जरा। खैर, लेकिन दूसरी वजह वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आदतन बार बार मैक्रों का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे। कभी उनका पर्सनल कॉन्वर्सेशन की बात कर देते हैं। अब आगे देखते जाइए। ट्रंप ने मैक्रों की कई बार सार्वजनिक रूप से आलोचना की है, बेइज्जती की है, व्यक्तिगत टिप्पणियां की है।
पोस्ट और इसमें भाषण भी शामिल है। एक दिन पहले ही उनकी पत्नी के साथ रिश्तों को लेकर भी ट्रंप ने मैक्रों पर भद्दी टिप्पणी की थी। आखिर कैसे ट्रंप अपनी हरकतों से अपने करीबियों को ही दुश्मन बना रहे हैं, फिक्र की इस रिपोर्ट में देखिए और मुझे यह बताइए आप सभी लोग, क्या नेटो टूटने वाला है? तुरंत मुझे बताइए। हर सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, और फिर देखते हैं आपके कमेंट क्या आ रहे हैं। 17 जून 2025 को G7 मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा, मैक्रो पब्लिसिटी के भूखे हैं और हमेशा गलत समझते हैं। जनवरी 2026 को दावोस में ट्रंप ने कहा, मैंने मैक्रो के खूबसूरत सनग्लासेस देखे, उन्हें क्या हो गया है। जनवरी 2026 में दावोस के आसपास मैक्रो ने ट्रंप का प्रस्ताव ठुकराया तो ट्रंप ने कहा, कोई उन्हें नहीं चाहता क्योंकि वो जल्द ही पद से बाहर हो जाएंगे। 19 फरवरी 2026 को ट्रंप ने मैक्रो की नकल करते हुए कहा, नो, हम ऐसा नहीं कर सकते डोनाल्ड। 1 अप्रैल 2026 को ट्रंप ने कहा, मैक्रो की पत्नी उन्हें बहुत बुरा ट्रीट करती हैं। वो अभी भी जबड़े पर लगी चोट से उबर रहे हैं। यही हमने सवाल पूछा, अलीशा जवाब दे रही हैं यूट्यूब पर कि हाँ नेटो टूटने वाला है। AR प्रखर 7519 यूट्यूब पर कह रहे हैं ये हमारा यूट्यूब पर जो लाइव ट्रांसमिशन चल रहा है TV9 भारतवर्ष का, उस पर नेटो से नहीं टूटेगा, पॉसिबिलिटी कम है, US सेपरेट होगा। जय जयपुर कह रहे हैं नेटो जरूर टूटेगा अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप के कारण। एक और रिद्धिमा चड्ढा जी ने कॉमेंट किया है, अमेरिका की अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अब उसका डर दूसरे देशों में खत्म हो गया है। ट्रंप ने पीस अवार्ड लेने के चक्कर में वर्ल्ड की पीस ही खत्म कर दी है। और यहां पर मैं रविंद्र रावत कह रहे हैं, मैं ईरान को धन्यवाद देना चाहूंगा, अमेरिका का घमंड को चूर चूर करने में वो लगा हुआ है। खैर, अब बात पाकिस्तान की करते हैं। ध्यान से देखिएगा खबर। अब आपको पाकिस्तान लेकर चल रहे हैं शाहबाज और मुनीर की फिक्र बढ़ाने वाले 3 नए चैप्टर। ध्यान से देखिए। पहला चैप्टर, ईरान अमेरिका युद्ध का पाकिस्तान पर भयानक असर देखने को मिला है। तेल संकट के बीच वहां पेट्रोल 450 और डीजल 500 पाकिस्तानी रुपए पार हो चुका है। तेल वाली इस महंगाई से पाकिस्तान का कंगाली में आटा गीला है। इस्लामाबाद से कराची तक हाहाकार मचा हुआ है। दूसरा चैप्टर, इसी महंगाई के बीच यूएई ने पाकिस्तान को 17 अप्रैल तक $2 बिलियन कर्ज की रकम वापस करने की चेतावनी दी है। यूएई ने पाकिस्तान को यह भारी भरकम कर्ज वर्ष 2018 में दिया था, लेकिन अब वो अपना पैसा वापस मांग रहा है। तीसरा चैप्टर भारत से जुड़ा है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का पड़ोसी देश दुस्साहस करने के बारे में न सोचे, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, करारा जवाब मिलेगा। इस पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को मिर्ची लगी। उन्होंने पाकिस्तान की कमजोर सैन्य हैसियत जाने बिना ऊल जलूल बयान देना शुरू कर दिया। कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो इस्लामाबाद की प्रतिक्रिया तेज, निर्णायक और ज्यादा जोरदार होगी। ख्वाजा साहब लगता है ब्रह्मोस की मार भूल गए हैं। उन्हें हमारी सलाह है, पहले नूर खान एयरबेस ठीक कराएं जो ब्रह्मोस के हमले के बाद से अब तक ऑपरेशन नहीं हो पाया है। छोड़ दीजिए, दूसरी तरफ पलट कर देखिए, अफगानिस्तान का ड्रोन भी नूर खान बेस पर गिर रहा है। आपका तो एयर डिफेंस सिस्टम भी चीनी माल है। खैर, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की सबसे पहले बात करते हैं। हालात बहुत चिंताजनक है। क्या पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह कंगाल हो जाएगा? ये मेरा सवाल है, आपसे कमेंट करके बताएं। और खासकर ईरान युद्ध के बाद, ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तान में महंगाई बम फटा है। वहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग जो है कि ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के दाम में बेहिसाब बढ़ोतरी की है। एक ही बार में रेट इतना महंगा कर दिया है कि 500 रुपए खर्च करके भी लोग वहां 1 लीटर डीजल नहीं खरीद पा रहे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए का इजाफा और अब 1 लीटर पेट्रोल 458 रुपए में मिल रहा है। डीजल की कीमत में 184 रुपए का इजाफा, ये 520 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। केरोसिन की कीमत में 34 रुपए का इजाफा, ये 457 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। तेल की कीमतें तो बढ़ी रही हैं, समस्या भी है पेट्रोल डीजल की कमी की। पेट्रोल पंपों पे लंबी लाइनें हैं, लोगों को पेट्रोल बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक मजदूर की दिहाड़ी 1300 रुपए प्रतिदिन है और अगर वह 2.5 लीटर केरोसिन खरीद ले तो उसकी पूरे दिन की मजदूरी ही खत्म हो जाएगी। यानी पाकिस्तान में आम लोगों की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। ध्यान से देखें रिपोर्ट। लेकिन अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, वो खबर जिसके केंद्र में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हैं। कल आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया था। इस एक्शन पर आज राघव चड्ढा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो आम आदमी के हितों की बात कर रहे थे, इसीलिए उन्हें खामोश करने की कोशिश हुई। वो खामोश जरूर हुए हैं लेकिन हारे नहीं हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। और शायद ऐसे टॉपिक का मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ।
और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। राघव चड्ढा के इस वीडियो के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं में उन पर हमला करने की होड़ शुरू हो गई है। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा डर गए हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि वो बड़े मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, समोसे पर बोलते हैं। संजय सिंह ने कहा राघव अब बड़े मुद्दे पर खामोश रहे। उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि राघव बीजेपी मोदी से इतना डरते क्यों हैं। कुल मिलाकर यह तय दिख रहा है कि राघव चड्ढा आपसे राज्यसभा सांसद जरूर हैं, लेकिन पार्टी की लाइन मैच नहीं कर रहे हैं और उन्हें इसकी सजा मिली। गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ। मैं तो राघव जी से पूछना चाहूँगी, बीजेपी से इतना डरते क्यों हैं, मोदी जी से इतना डरते क्यों हैं? लेकिन जब टीएमसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आती है तो राघव चड्ढा उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। क्यों? उनको मोदी जी से डर लगता है? देश के तमाम मुद्दों पर जब सीसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है आप साइन नहीं करते, मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। देखिए, ये तो माल के बंटवारे की लड़ाई है। दिल्ली को लूटा, पंजाब को लूटा, अब ये चोरों के गैंग में माल के बंटवारे की आपस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। कोई भी खामोश नहीं रहता, चुप नहीं रहता है, तो ये चुप क्यों रह रहे हैं? अगर पार्टी ने कोई अपमान नहीं किया है तो ये भी बताएं, और पार्टी से नाखुश है ये भी बताएं। ये क्या है, दोहरा चरित्र है। पार्टी के साथियों की तरफ से लगातार हो रहे हमले के बाद राघव चड्ढा ने शाम 5:15 बजे एक और वीडियो जारी किया। इस वीडियो के साथ उन्होंने कुछ नहीं लिखा, बस राज्यसभा में उठाए गए मुद्दों की फेहरिस्त गिनाई। इस पोस्ट में ऊपर की तरफ तिरंगा लगा था। पार्टी नेता उन पर सरकार के खिलाफ नहीं बोलने का इल्जाम लगा रहे हैं। शायद इस वीडियो के जरिए उन्होंने इन्हीं आरोपों का जवाब दिया है। खैर, अब आपको ऐसे घोटाले के बारे में बताते हैं जो बेहद चौंकाने वाला है। अब तक आपने कंस्ट्रक्शन में घोटाला सुना होगा, खाने के सामान में से लेकर तेल के सामान तक घोटाले की खबरें देखी होंगी, स्टैम्प घोटाले से दवा घोटाले तक के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन आज हम आपको माउंट एवरेस्ट वाले घोटाले के बारे में बताएंगे जो नेपाल में हुआ है, जो देश विदेश से ट्रैकिंग के लिए जाने वाले टूरिस्ट और बीमा कंपनियों के साथ किया जा रहा है। किसी को इसकी खबर तक नहीं थी, लेकिन इस घोटाले के एक्सपोज होने के बाद सब चौंक गए हैं। अब आपको पूरी खबर बताते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट घोटाले की खबर है, जिसमें पहले पर्यटकों को मिलावटी खाना खिलाकर बीमार किया जाता था। तबीयत खराब होने पर हेलीकॉप्टर से उनका रेस्क्यू किया जाता था। उन्हें शहर ले जाकर अस्पताल में भर्ती करके इलाज का फर्जी बिल बनाया जाता था और इसके बाद विदेश में बीमा कंपनियों से मोटी रकम वसूली जाती थी। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसे करीब 188 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की जा चुकी है। यह मामला सामने आने के बाद नेपाल पुलिस ने अब तक 32 लोगों पर केस दर्ज किया है, जिन पर संगठित अपराध और धोखाधड़ी के आरोप हैं। हम आपको वो 4 किरदार दिखाते हैं जो माउंट एवरेस्ट पर लूट का हेलीकॉप्टर नेटवर्क चला रहे थे। पुलिस के अनुसार इस घोटाले में पर्यटकों के साथ मौजूद रहने वाले शेरपा, ट्रैकिंग कंपनी के मालिक, हेलीकॉप्टर ऑपरेटर और साथ में अस्पताल से जुड़े लोग शामिल हैं। ये आपस में इस घोटाले का पैसा बांट लेते थे। अब आपको बताते हैं ये सब होता कैसे था। असल में नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कई बार जान बचाने के लिए जरूरी तरीका होता है। वहां ऑक्सीजन की कमी होती है, मौसम खराब हो सकता है, इसीलिए बीमार या फंसे ट्रैकर को जल्दी काठमांडू पहुंचाना जरूरी बन जाता है। लेकिन इसी सिस्टम का गलत फायदा उठाया जा रहा था। सबसे मुख्य किरदार थे शेरपा और ट्रैकिंग एजेंसियां जो पहाड़ से सारा खेल करती थी। पहले ट्रैकिंग पर गए पर्यटकों के खाने में बेकिंग सोडा मिलाया जाता था। मिलावटी खाना खाने से पर्यटकों को तेज पेट दर्द, उल्टी और दूसरी शिकायतें होती थी।
पर्यटकों में हाई अल्टीट्यूड की बीमारी जैसे लक्षण लगते थे। कुछ मामलों में लोगों को खास दवा खिलाकर बीमार किया जाता था, जिससे लगे कि हालत गंभीर है। जब टूरिस्ट की तबीयत बिगड़ने लगती थी तो पर्यटकों पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू का दबाव बनाया जाता था। रेस्क्यू के बाद उन्हें उन अस्पताल में भर्ती किया जाता था जहां पहले से सेटिंग होती थी। फिर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट और फ्लाइट के दस्तावेज बनाकर इंटरनेशनल बीमा कंपनियों से पैसे वसूले जाते थे। ओह, ये वाकई में लिटरली हाई लेवल का घोटाला है, माउंट एवरेस्ट वाला।